उनको लगता है कि ये चैप्टर थोड़े से डल हैं, मनहूस हैं, इनमें रटना पड़ता है। ट्रूथ इज इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। सबसे एक्साइटिंग, सबसे प्यारे, सबसे रोमांचक चैप्टर्स हैं ये, अगर ढंग से पढ़े जाएं। कोशिश करिए, हम आपके साथ हैं, साथ साथ पढ़ते हैं इसको और खोल देते हैं। राइट, तो शुरुआत करते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक है क्या? पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो ये जो दो हाईलाइटेड पोर्शंस दिख रहे हैं ना, लिथियम से फ्रांशियम और बेरिलियम से रेडियम तक, ये हैं आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रख जरूर देते हैं, पर हाइड्रोजन एक अलग स्टेटस मानी जाती है। हाइड्रोजन कहीं की नहीं है और सबकी है, एक तरह से इट्स वेरी डिफरेंट एलिमेंट। लेकिन अगर एस ब्लॉक मेटल्स की बात करें, ऑब्वियसली हाइड्रोजन मेटल तो नहीं है, लेकिन ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये बाकायदा मेटल्स है। एस ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है? अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाए तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट है ना। और फिलहाल हमने एस ब्लॉक मेटल्स का टेका लिया है, हाइड्रोजन को तो हम अलग से पहले ही कवर कर चुके हैं। फर्स्ट ग्रुप कहलाता है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम। इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है NS1। और कोई खास बात है? हाँ, एक सबसे खास बात है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाती है। मतलब अगर हाइड्रोक्साइड बनाती है, जैसे NaOH, Na प्लस OH माइनस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, गजब, और फ्रांशियम भी है, यस, और लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम थोड़ा मॉडरेट हो जाता है, बाकी सब तो सोडियम से फ्रांशियम तक तो बड़े तगड़े और पूरे पीरियोडिक टेबल के सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिस के रूप में है ये हाइड्रोक्साइड्स। अच्छा, अल्कलाइन समझते हैं क्या मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, बेसिक होता है, नहीं एक फर्क है। वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली। क्या क्या क्या? वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है, अच्छी बात है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या है वही बताइए। देखिए, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है NS2, ठीक है। ऑफ कोर्स उसमें हीलियम को छोड़ दीजिए, है ना। और बाकी है बेरिलियम से लेकर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अच्छी बात है। ये कैसे होते हैं? बड़े अच्छे होते हैं। इन्हें कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नाम है पुराना, अल्कलाइन अर्थ मेटल। वो अल्कली मेटल्स ग्रुप 1, ग्रुप 2 है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, फिर एक बहुत पॉपुलर अंधविश्वास ये है कि अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं और इनका जो क्या नाम है अल्कलाइन नेचर होता है, तो अल्कलाइन अर्थ बोल देते हैं। तो मेरे भाई, बच्चे कभी सोचते नहीं है, ध्यान नहीं देते, जो देते हैं वो पूछते भी हैं, अर्थ में तो सभी कुछ पाया जाता है, ये अल्कलाइन अर्थ वाले अर्थ में पाए जाते हैं, तो क्या बाकी पीरियोडिक टेबल अंतरिक्ष में नाच रहा है? वो भी तो अर्थ पर ही है। उनमें अर्थ अर्थ क्यों नहीं जोड़ते? इस अर्थ का क्या अर्थ है ना। तो इसका भी बड़ा रहस्य बताता हूँ। एक्चुअली जो पुरानी पुरानी बात, लेवॉइजर के जमाने की, जहां से ये वेस्टर्न केमिस्ट्री शुरू होती है, मॉडर्न वेस्टर्न केमिस्ट्री जिसको आप बोलते हैं, जो हम पढ़ते हैं फिलहाल, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हिसाब लगाया कि ये अलग भाई, आज तो आप जानते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो शुरुआत के एकदम केमिस्ट थे, उनको तो एक कंसेप्ट नहीं था ना क्या क्या है ना। वो तो एक्सपेरिमेंट्स कर करके देख रहे थे। तो पहले किसी चीज को गर्म करते थे, खूब खूब गर्म भट्टियों में, कोयले की भट्टियां होती थी उनके पास, उसमें खूब गर्म करते थे और देखते थे जो अल्टीमेटली, फिर उसके बाद कार्बन के साथ गर्म करते थे, कोयले डाल के गर्म करते थे, है ना, मिक्स करके। तो है, ऊपर किसी बर्तन में गर्म करना, फिर कोयले के साथ पाउडर डाल के मिक्स करना, उसके साथ गर्म करना, ये सब कर करा के वो कोशिश ये करते थे कि जो सब्सटेंस है उसमें से अगर वो मेटल निकाल सके तो वो निकाल दें। अच्छा, लेकिन ये करके, प्लीज नोट, बिल्कुल शुरुआत के वैज्ञानिक थे लेवॉइजर टाइप, उनको ये नहीं पता था कि जो संसार है जिसमें लाखों करोड़ों चीजें दिखती हैं, ये बहुत कुछ कम एलिमेंट से ही मिलकर बनी है। ये ज्ञान उस समय स्पष्ट नहीं था। वो तो जब उन्होंने एनालिसिस करी, एक एक पदार्थ को ऐसे गर्म किया, कार्बन के साथ रिड्यूस किया, देखा कौन सा है,
तो कई अलग अलग चीजों से एक ही चीज आयरन निकल कर आई, कई अलग अलग चीजों से टिन निकल कर आया। तो उनको लगा कि ये दिखने में तो बहुत अलग अलग चीजें हैं लेकिन एक जैसी है ना। उनमें एलिमेंट जो है वो कोई एक ही है। तो जो एक जैसी चीज रिपीट हो रही थी बार बार, उन्होंने कहा ये उसका एलिमेंट है, और वहां से एलिमेंट शब्द आया। आप समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल उस जमाने की 300-350 बरस पहले की बात है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आसपास का टाइम है। क्यों? बिकॉज लेवॉइजर को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में गिलोटिन पर चढ़ाकर मार दिया गया था। वेरी सैड एंड बट ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट, बट नॉनदलेस दिस वाज द केस। तो आप देखें उस टाइम की बात है। तो तब जब ये सब्सटेंस आते थे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, आप उसे गर्म करें, वो डिकम्पोज करेगा, क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। उसे कोयलों के साथ हीट कर लीजिए, कितना भी हीट करिए, अल्टीमेटली वो कैल्शियम ऑक्साइड ही रहता है, कैल्शियम नहीं मिलता है इससे। अच्छा, तो तो उनको इतनी ही समझ थी, क्योंकि केमिस्ट्री की बिल्कुल शुरुआत थी। बहुत ज्यादा हीट करने पर भी जो न पिघले न डिकम्पोज करे, ऐसी चीजों को आजकल लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल। ये क्या है? नो मेल्टिंग या डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग। हीट करने पर ना तो पिघले, ना डिकम्पोज करें, ना रिएक्ट करें, तो लोग कहते थे रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। आज कहते हैं पुराने जमाने में जो सबसे पहला पदार्थ लोगों को मिला, वैज्ञानिकों को मिला, जो कितना भी गर्म कर लेते थे वो न पिघलता था न डिकम्पोज करता था, पता है ऐसा पदार्थ कौन सा था? ऐसा पदार्थ था मिट्टी। मिट्टी, हाँ, मिट्टी को आप गर्म करिए, गीली मिट्टी है तो सूख जाएगी, बट सूखी मिट्टी है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप गर्म करते रहिए, टाइम पास करते रहिए, नथिंग हैपेंस। मतलब मिट्टी बहुत स्टेबल है। आपको शायद अंदाजा नहीं हो, पर आप ध्यान दें, मिट्टी के नीचे क्या है? उबलता हुआ लावा। धरती में नीचे लावा है ना। हाँ। अगर मिट्टी पिघल सकती होती तो कब की पिघल गई होती, और हम उस लावे में गिर के मर चुके होते। हम जिंदा थोड़े बैठे होते। बात सही है। तो वो मिट्टी बहुत गर्म करने पर भी ना तो पिघलती है ना डिकम्पोज करती है। अच्छा, तो ऐसी चीजों को पुराने वैज्ञानिक अर्थ कहा करते थे। ऐसी बात है, जी हाँ, ये आज की बात नहीं, पुरानी बता रहा हूं। आजकल तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोलते हैं, पर अर्थ बोलते थे किसको? उन चीजों को जो बहुत गर्म करने पर न तो पिघले और न डिकम्पोज करें। और जब उन्होंने कार्बोनेट्स या सल्फेट्स वगैरह उनको मिले, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वगैरह की, इनको हीट किया, तो उनको मिला तो था वास्तव में कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर क्योंकि आगे वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बस इतना ही मिलकर रह गया, इससे नीचे वो नहीं उतर पाए, तो उन्होंने समझ लिया कि यही एलिमेंट, इनका नेचर अल्कलाइन था, और बहुत गर्म करने पर न ये पिघलते थे न ये डिकम्पोज करते थे। तो उन्होंने कहा ये अल्कलाइन अर्थ्स हैं। अच्छा, मेटल शब्द तो बाद में जुड़ा है इनके पास। जब कैल्शियम ऑक्साइड से 100-150 बरस बाद, और भी बाद में शायद लोगों ने कैल्शियम अलग नहीं किया, तो उन्होंने कहा तो मेटल है। हाँ जी, तो नाम पड़ गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये ऐतिहासिक उसका वो है, इसलिए नहीं कि वो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। दैट इज अ नॉनसेंसिकल आइडिया। अर्थ की क्रस्ट में सब कुछ ही पाया जाता है। आयरन भी तो अर्थ की क्रस्ट में है, एल्यूमिनियम भी तो अर्थ की क्रस्ट में है। वो थोड़े अर्थ अर्थ लिखते हैं सब में। ये ऐतिहासिक कारण है जो भी है। कहानी अच्छी है और सच्ची है। आगे चले, चलिए देखते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखते हैं। नहीं, पहले अल्कली मेटल्स को देखिए। ठीक है, अल्कली मेटल्स आप परिचित हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। कुछ कॉमन सी प्रॉपर्टीज हैं। कैसे? बहुत शरीफ और बड़ा रिएक्टिव ग्रुप है। शरीफ क्यों? पूरा खानदान काफी मिलता जुलता है। अच्छा, दे हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। ठीक है, दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। बहुत भयंकर दानी महात्मा है। कोई भी आता है, अरे यार क्या करे, इलेक्ट्रॉन नहीं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन नहीं हमारे पास, ले लो मेरे इलेक्ट्रॉन। तुम अपने इलेक्ट्रॉन दे दोगे? हाँ, ले जाओ ले जाओ। फ्रीली बेचारे अपने पर्सनल इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और खुद प्लस हो जाते हैं, है ना। जैसे महात्मा लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना। क्यों? पॉजिटिविटी भरी होती है तो त्याग कर देते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने भी त्याग कर दिया। ठीक है। दे रेडिली लूज देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव कटायन। +1 चार्ज का कटायन बनाते हैं, और ये बहुत 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 रिएक्टिव होते हैं। तो ये प्रकृति में कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ऐसा नहीं होता कि आप गड्ढा खोद रहे हैं, एक टुकड़ा मिल गया, लो अरे सोडियम मिल गया,
ऐसे। अच्छा, तो जो रिएक्टिव है कब के रिएक्ट कर चुके, अब अपने को कंपाउंड के रूप में मिलते हैं, ये एलिमेंट के रूप में प्रकृति में उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि बहुत बहुत रिएक्टिव है। एलिमेंट के रूप में प्रकृति में कुछ मिलता है, हाँ, क्या मिलता है? गोल्ड मिल जाता है। ऐसा, जी हाँ। वो तो इंसानों ने पूरी धरती की सरफेस से सोना साफ कर दिया, उड़ा लिया। अदरवाइज 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 तो जहां जहां भी प्रकृति में गोल्ड उपलब्ध होता था, वो डायरेक्ट पड़ा हुआ मिल जाता था, पत्थर के टुकड़े जैसे पड़े होते हैं, गोल्ड के टुकड़े पड़े होते थे, लोग उठा ले गए, अपना काम धाम चला लिया उससे। अब इंसानों ने तो अब सब खोजबीन करके साफ कर दिया। लेकिन गोल्ड फ्री स्टेट में ही प्रकृति में मिलता है, क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होता। तो जो जितना ज्यादा रिएक्टिव है उतनी ही कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, जो जितना लेस रिएक्टिव है पड़ा वैसे ही मिल जाए। नाइट्रोजन बहुत कम रिएक्टिव है, तो हवा में अथाह मात्रा में N2 के रूप में उपलब्ध है, और ऑक्सीजन तो रिएक्टिव है ना, हाँ जी। और इतनी रिएक्टिव गैस होने के बावजूद ऑक्सीजन से भरी हुई है पृथ्वी, ये जीवन का सबूत है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव गैस ऑक्सीजन को तो नष्ट हो जाना चाहिए था। अगर वो धरती पर अब तक है, करोड़ों अरबों वर्षों के बाद भी है, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रोसेस ऐसी धरती पर चल रही है जो उस ऑक्सीजन को बार बार नया बना रही है। इसीलिए तो वो प्रोसेस कौन सी है? कोई लाइफ प्रोसेस है, इसलिए एक रिएक्टिव गैस ऑक्सीजन सी उपलब्ध है, अन्यथा नहीं। ओके, ऐसा है, जी हाँ, ऐसा है। चलिए आगे चलिए। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस के कुछ ट्रेंड्स अब क्या है, थोड़े से पीरियोडिक ट्रेंड्स को रिविजिट करें। पढ़ चुके हैं हम पीरियोडिक टेबल, पढ़ चुके हैं आप, मैं जानता हूं। कुछ प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेने में कोई दोष नहीं है। जैसे डाउन द ग्रुप आप चलते ही तो एटम का साइज ऑफ कोर्स बढ़ जाता है, आयन का साइज वो भी बढ़ जाता है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ऑब्वियसली दे आल्सो इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा? एटम बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो कंसिस्टेंटली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, कुछ बोल सकते हैं इन सबके बारे में, सबके बारे में बोलेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी देख लीजिए, ये क्या होती है? वेल, इसका मतलब है अगर आपके पास था कोई मेटल कैटायन गैस फेज में और आपने उसे पानी में फेंक दिया, अच्छा, और पानी के मॉलिक्यूल्स उसको घेर के उसके करीब आ गए। अच्छा, जैसे जब गैस था तो था जैसा था, पर जब उसे पानी में आप फेंकेंगे तो लिथियम के इर्द गिर्द तो 4 पानी के मॉलिक्यूल आते हैं, और बाकी बड़े हैं तो उनके इर्द गिर्द 6 आते हैं, और सीजियम काफी बड़ा है तो उसके इर्द गिर्द 8 भी आ जाते हैं। कैटायन है यहाँ, और डेल्टा माइनस चार्ज वाले पानी के मॉलिक्यूल उसको अगर इस तरह से घेर लेते हैं तो सब रैंडम चल रहे थे, उसके करीब आ गए पानी के मॉलिक्यूल, उससे टेम्परेली हल्की हल्की बहुत वीक अट्रैक्शन से सही पर जुड़ से गए। हम कहते हैं कैटायन, ये क्या है? ये है एक हाइड्रेटेड कैटायन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के अंतर्गत करीब आ रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, यानी कि एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन से, जितने ज्यादा शिद्दत से वो खींचेगा पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने पास, उतनी ही उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो। ज्यादा घसीटेगा तो हाइड्रेशन ज्यादा है, कम कम अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम है। और सबसे ताकत से कौन खींचेगा? जिसका साइज छोटा है, उसके करीब जा सकते हैं, डिस्टेंस कम है, चार्ज तो सबका +1 है, तो जो छोटा है जिसका डिस्टेंस कम है वो ज्यादा खींच लेगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी है चोडमोस्ट लिथियम की, और जैसे जैसे आकार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा लिथियम, सिग्निफिकेंटली ज्यादा है लिथियम, उससे काफी कम है सोडियम, और थोड़े थोड़े कम होते आएंगे पोटेशियम, रुपीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इस तरह से। राइट, अच्छी बात है। तो लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है। दस लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड। इसका क्या मतलब है? कि आपने नमक के विज्ञापन देखे हैं? हाँ, वो आता है ना कि ये जब आप सॉल्ट खाइए और ये है फ्री फ्लोइंग सॉल्ट, ब्ला ब्ला, विज्ञापन अब तो कम आते हैं, पहले बहुत दिखाते थे, है ना।
एक्चुअली आपने शायद वो नहीं देखा होगा, लेकिन हमारी जनरेशन ने ऐसा भी नमक देखा है जो नमकदानियों में जम जाया करता था। क्या 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 टेबल्स पर वो रखते हैं ना, सॉल्ट और पेपर रखते हैं। हाँ जी। तो अब एक आपके पास ऐसे रखा हुआ है, उसमें एक छोटा सा बर्तन है जिसमें ऊपर से होल होते हैं, अंदर नमक भर देते हैं और टक टक करके छिड़क देते हैं आप खाने में नमक, अगर आपको कम लगता है तो। हाँ जी, हाँ होता है, ठीक है। नमकदानी कहते हैं उसे। हाँ? और अ, अक्सर बारिश में ऐसा होता था कि उसके अंदर सॉल्ट जम जाता था। आप उसे छिड़केंगे वो निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रेट हो जाता था। अच्छा, और उसके हाइड्रेशन का कारण जानते हैं कि जो समुद्र से नमक बनाते हैं, उसमें NaCl के साथ थोड़ा बहुत MgCl2 भी होता है। NaCl को तो पानी से कोई लेना देना नहीं है, पर MgCl2 उसमें मैग्नीशियम +2 चार्ज का है, देखिए उसका अट्रैक्शन ज्यादा है। वो जब मॉइस्चर होता है तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके बना लेता है MgCl2.6H2O। तो छोटे छोटे, अगर पिसा हुआ नमक है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, जब वो ऐसे हाइड्रेट होता है तो वो जम के बड़े क्रिस्टल बना लेता है, और अब वो छोटे छोटे छेदों से निकल नहीं पाता, तो लोग कहते हैं अरे नमक जम गया। अच्छा, आपको अगर फ्री फ्लोइंग नमक बनाना है जो इस तरह से न जमे, इरिटेट न करे, तो आप उसमें से मैग्नीशियम हटा दीजिए। तो जो फैक्ट्री में प्रोसेस करके बनाते हैं उसमें दूसरे कटायन हटा देते हैं, सिर्फ NaCl बच जाता है। और NaCl में क्योंकि सोडियम कटायन है, उसका अट्रैक्शन इतना नहीं होता पानी के लिए, तो वो हाइड्रेट नहीं होता। हाइड्रेट मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, ये जो लिखते हैं शायद आपने सुना होगा कई बार, लोग कहते हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसका मतलब क्या है कि कुछ कटायंस पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़कर सॉलिड स्टेट में ले जाते हैं, और ये पानी कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसके पास होता है? जिसकी पानी को अट्रैक्ट करने की ताकत ज्यादा है, वही रखेगा इससे। तो यहां हम बता रहे हैं कि सबसे छोटा है लिथियम, और लिथियम में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो अपने साथ पानी को दबोच के रख लेता है। कितना, ये कितना लर्न करना पड़ता है। हमारे पास कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है कि हम कटायन बोलते ही प्रेडिक्ट कर लें कि इतना ही होगा। ये जरूर है, बड़े कटायन ज्यादा रखेंगे, छोटे कटायन कम रखेंगे, लेकिन ये लॉजिक भी पक्का नहीं है, गड़बड़ हो जाती है इसमें। तो लिथियम बनाता है LiCl.2H2। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के क्लोराइड्स में .H2O नहीं लगता, वो हाइड्रेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते, यहां बता रहे हैं क्यों। क्योंकि उनकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती। लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है। और लगे हाथ ये भी हमने बता दिया, मैग्नीशियम की भी ज्यादा होती है तो वो भी रख लेता है, पर वो खैर दूसरे खानदान का है, तो पड़ोस में आएंगे तब उसकी बात करेंगे। यहाँ तो लिथियम काफी है, ठीक है ना। चलो, ये देखिए, ये क्या है, सॉल्वेशन कैसे होता है आपको दिखा रहे हैं। सोडियम आयन है, और आप देखिए पानी के मॉलिक्यूल आए और उसको घेर कर उसके इर्द गिर्द बैठ गए, पानी सॉल्वेट हो गया। इसमें एनर्जी जो निकली वो है सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आयंस। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ, ये देखिए ना। जैसे जैसे कटायन का साइज छोटा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, सच है। और जैसे जैसे हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, एक और बड़ा मजेदार है चीज, एक चीज होती है जिसे लोग कहते हैं हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस। वाओ, ये क्या है? आप देखो, जैसे सोडियम है, इसका इतना सा साइज है, और पानी जुड़ गए तो अब ये जो साइज है बड़ा वाला, इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस। हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस, ये क्या भला है, कैसे क्यों होता है? ये असली में आयनिक रेडियस है। ये वैसा ही है, जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, ठीक है, तो एक स्पीड से चल रहे हैं, फाइन। अब आपने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो मैस्कॉट बनूंगा। मैस्कॉट बन जाता है, लोग अलग अलग तरह की ड्रेस पहन लेते हैं, मिक्की माउस की, डोरेमोन की, इस तरह से। तो आप एक मैस्कॉट बन गए, और आपने एक भारी भरकम विशाल सी ड्रेस पहन ली, खूब उसमें फ्लफी सी है, उसमें कॉटन वगैरह भरी हुई है, और आप एक विशाल काय मैस्कॉट बन गए, ठीक है। अब आप चल रहे हैं, अब आपने, आपका एक साइज है, पर आपने एक बहुत विशाल किस्म की कोई ड्रेस पहन ली जो काफी फ्लफी और काफी अजीब सी है ना। तो आप देखेंगे जब आप चलेंगे तो ड्रेस भी आपके साथ ही चलेगी। हाँ जी। तो आप पतले दरवाजे से निकलना चाहेंगे, शायद अकेले निकल जाते, लेकिन अगर आप चौड़ा ड्रेस पहने हुए हैं आप तो फंस जाएंगे, आप नहीं निकल पाएंगे।
हाँ जी, सही बात। तो आपका एक तरह से साइज बढ़ गया। आप उतने ही हैं, लेकिन आपने बहुत विशालकाय ड्रेस पहन ली है जो काफी फूली हुई है, तो आपका साइज बढ़ गया है। हाँ जी। उसी तरह से सोडियम आयंस की या इन जनरल मेटल कैटायन की खुद की एक आयनिक रेडियस होती है, मना नहीं कर रहे। लेकिन जब पानी में सोडियम को घुला जाएगा और जब वो सोडियम आयन चलेंगे, तो उसके साथ-साथ पानी के जितने मॉलिक्यूल, क्या बोला? उसके साथ-साथ पानी के जितने मॉलिक्यूल घिसटते हुए उसके साथ चलेंगे। पानी के जितने मॉलिक्यूल घिसटते हुए उसके साथ चलेंगे, वो क्या कहलाएगा? हम कहेंगे कि वो है, जिस डिस्टेंस तक के पानी के मॉलिक्यूल उसके साथ चलेंगे, वहां तक उसका असर महसूस हो रहा है, तो वास्तव में पूरा उसका साइज है। अकेला छोटा सा नहीं, पूरा साइज है, और वो रेडियस कहलाती है हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस। तो एक है रेडियस, आयनिक रेडियस, और दूसरी है हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस, जो बहुत बड़ी है, क्योंकि मेटल कैटायन के साथ साथ पानी के मॉलिक्यूल जहां तक साथ साथ चल रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस जोड़ लिया है। अच्छा, तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेस, तो हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस ये भी बढ़ जाती है। अच्छा, और अगर हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस बढ़ जाती है, विशाल आकार होता है, तो तेज चलेगा या धीमा? जितना तुम ऊपर से कचरा अपने ऊपर लपेट लोगे उतना धीमे चलोगे ना। ठीक है, तो हम कहते हैं धीमे चलेंगे तो आयन की मोबिलिटी, चलने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और उसकी कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस घट जाती है। क्या ये सब क्या आ गया? बड़ा आसान। हम ये कहना चाहते हैं, जैसे आप लिथियम, सोडियम, पूरा दोबारा बता रहा हूं, एक बार सुनो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम। अब इसमें आयनिक रेडियस का ऑर्डर क्या है? डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, बड़ा साइज है, ठीक है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना बड़ा साइज है, क्योंकि उतना मुश्किल हो जाता है चलना, तो कायदे में अगर हम मोलर कंडक्टेंस देखें, कायदे में अगर हम मोलर कंडक्टेंस देखें, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीज़ियम आयन को देखें, तो सबसे कम होनी चाहिए थी सीज़ियम की। क्यों? सबसे बड़ा आकार है, तो लगभग मुश्किल से चल पाएगा, तो सबसे धीमे चलना चाहिए था सीज़ियम आयन। लेकिन अगर मोलर कंडक्टेंस इन एक्वस सॉल्यूशन हम वास्तव में देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स जब वैज्ञानिकों ने करे, तो उनको बड़ा अजीब लगा ये देखकर कि विशालकाय जो सीज़ियम मानते थे वो सबसे तेज चलता है, और जो सबसे छोटा लिथियम था वो सबसे धीमा चलता है। अब ये वैज्ञानिकों को बड़ा अजीब लगा, उनका छोटी चीज तो खट भाग जाती है, बड़ा विशालकाय चीज धीमे धीमे चलती है। हाँ, तो उल्टा हो रहा है, कैसे हो रहा? और फिर उनको समझ में आया कि एक्चुअली एक दूसरा कंसेप्ट लगेगा, और वो है यहाँ हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस का। यह कंसेप्ट है, लिथियम खुद छोटा था पर इतना अट्रैक्ट कर लेता है कि अगर इसका दूर तक असर देखेंगे तो आप पाएंगे इसके साथ बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स चिपक कर चलने लगते हैं, कि मतलब एक लेयर तो है, ठीक है, जो है, फिर एक सेकंड लेयर में भी वो अपने साथ पानी के मॉलिक्यूल, थर्ड लेयर में पानी के मॉलिक्यूल लेकर घिसटते रहते हैं। तो हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस लिथियम की बहुत ज्यादा हो जाती है। सोडियम से भी, जी हाँ, सोडियम की पोटेशियम से, पोटेशियम की रुबिडियम से, रुबिडियम की सीज़ियम से। और क्योंकि हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस ज्यादा है, एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम कैटायंस का आकार बड़ा लगने लगता है तो छोटा ही, लेकिन पानी बहुत सारे बटोर लेता है, तो सबके सब पानी उसके साथ चलते हैं तो आकार बहुत बड़ा लगने लगता है। इस वजह से लिथियम आयंस की मोलर कंडक्टेंस सबसे कम होती है, उनकी मोबिलिटी सबसे कम होती है। डाउन द ग्रुप चलते हैं तो मोलर कंडक्टेंस या मोबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस डाउन द ब्लॉक कम हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत क्यूट सी चीज है जो आपको यहाँ दिखती है। डन? अच्छी बात है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बोलोगे? ऑफिशियल जेई के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस से आ जाते हैं, तो इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना? अगर कोई एक्सेप्शन है तो यू डोंट हैव टू मग दिस, लेकिन एक बार कॉमन सेंस से तो जो आधारित है वो तो पूछ ही सकते हैं। डाउन द ग्रुप चलेंगे तो क्या होगा? एटम का साइज बढ़ गया, एटम का साइज बढ़ गया, मेटलिक बॉन्डिंग वीक हो गई, और मेटलिक बॉन्डिंग वीक हो गई तो क्या होगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है।
वैसे भी अल्कली मेटल्स में एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, तो सबसे वीक मेटलिक बॉन्डिंग अगर किसी में है तो उनमें से एक है अल्कली मेटल। सारे के सारे मिनिमम मेटलिक बॉन्डिंग इनमें होती है क्योंकि एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा सोडियम कैन बी कट विद अ नाइफ, चाकू से सोडियम को काट सकते हैं आराम से। हाँ, चाकू तो क्या, आप तो उंगलियों से नोच लो तो ही नुच जाता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है सोडियम रिलेटिवली। वो बहुत अलग है, बहुत रिएक्टिव है, तो उंगलियां ऐसे गड़ाओगे तो उंगलियों से रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन इट इज वेरी सॉफ्ट। अगर आपने ग्लव्स पहने हुए हैं तो आप ऐसे ही हाथ से ट्विस्ट करोगे, नोचोगे तो निकाल सकते हो नोच के उसे। बहुत सॉफ्ट मेटल होता है सोडियम, राइट। एक ग्राफ दिखा देता हूं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। अच्छा, हाँ दिखाओ। आप देखिए लगातार बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहे हैं, हाँ जी, और मेल्टिंग पॉइंट छोटे छोटे हैं पर ये भी कम ही होते जा रहे हैं, बिल्कुल। तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट घट जाते हैं, यही मैं कह रहा हूं। हाँ, घट जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेटलिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है, इसलिए। अच्छी बात है। और प्रॉपर्टीज क्या है? अगर आप सोडियम को ताजा ताजा काटेंगे तो आप देखेंगे कि वो सिल्वरी है, एकदम चमचमाता, चांदी जैसा चमचमाता हुआ है, नर्म है, और उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। पूरे अल्कली मेटल्स ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है, वो पानी में तैरते रहते हैं। लिथियम इज द लीस्ट डेंस अमंग्स्ट ऑल मेटल्स। उसकी डेंसिटी सारे मेटल्स में मिनिमम होती है, किसकी? लिथियम की। जी हाँ, लिथियम। अच्छी बात है। तो चाकू से काट दिया इसने, काट दिया, आप देखें, और कटने के बाद सरफेस देखिए जो आती है वो कैसी है? वो सॉफ्ट सिल्वरी सरफेस है, ऐसी। एक और बड़ी अजीब सी कैरेक्टरिस्टिक है। क्या? अगर आप अल्कली मेटल्स को आग में डालते हैं, तो क्या होगा? बहुत अलग अलग रंग की ज्वालाएं निकलती हैं। जैसे लिथियम से लाल रंग की ज्वाला भड़कती है, रेड फ्लेम्स। जी हाँ, बहुत देखने में बड़ी शानदार लगती हैं, एकदम गहरे भड़कीले लाल रंग की ज्वालाएं आ जाती हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए दीपावली में हम दीपक जला रहे हैं और उसमें अगर हम लिथियम आयंस डाल देंगे तो वो येलो की बजाय रेड फ्लेम्स निकलने लगेंगी। एक्चुअली मोमबत्ती या दीपक में उतनी हीट नहीं होती, जलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा सम्मान है उनके लिए हमारे पास में, लेकिन आप उसे फ्लेम टेस्ट नहीं कर पाए। फ्लेम टेस्ट क्या है? ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं, आप रसोई गैस पे कर सकते हैं। अच्छा, मम्मी डांटेंगी? आप तो सफाई कर देना, आप क्या नहीं डांटेंगे? अगर आप थोड़ा सा नमक लिए और उसको रसोई गैस पे से छिड़क के देखिए, तो आप देखेंगे गोल्डन येलो फ्लेम्स निकली। डांट पड़ेगी अलग बात है, लेकिन गोल्डन येलो फ्लेम्स निकली। किसकी होती है वो? ये एक कैरेक्टरिस्टिक है सोडियम। अच्छा, ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसा होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनमें से कोई भी कटायन अगर आप और आप उसे बंसन बर्नर की नीले रंग की फ्लेम में रखिए। इतनी सारी बातें बोल देते हो यार, समझ में नहीं आता हमारे। बंसन बर्नर देखा है आपने? पता नहीं क्या होता है। रसोई गैस देखिए घर में, हाँ, तो रसोई गैस तो बहुत बड़ी सारी गैस होती है, उसी का छोटा स्वरूप मान लीजिए बंसन बर्नर। उसमें ये दिख रहा है यहाँ पे, ये बंसन बर्नर कहलाता है। बंसन इंसान का नाम उन्होंने बनाया था, लैब के लिए बर्नर था। इसमें एक छोटी सी पाइप होती है। अच्छा, समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, सुन लो, है ना। इस पाइप में नीचे यहाँ पे देखिए छेद होते हैं ऐसे। वो डिपेंड करता है कौन सा बर्नर है। पूरे ये पूरी सरकमफेरेंस है, इसमें आपको ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे जो है ये इधर इधर ऐसे ऐसे होल्स मिल जाए। अच्छा, और और इसके ऊपर एक रिंग होता है, एक चपटा सा रिंग होता है, कॉलर कहते हैं कायदे में उसे, ऐसा, है ना। उसमें भी कहीं कहीं छेद होते हैं। अच्छा, कॉलर को घुमा सकते हैं, तो अगर इसके होल्स और इसके होल्स मैच कर लेंगे तो आर पार इसके हवा जा सकती है, और थोड़ा सा घुमा देंगे तो ऐसा भी हो जाता है कि ये तो बर्नर है और यहाँ इसके होल्स अलग हैं और इधर बर्नर के अलग हैं, तो मतलब कॉलर के होल्स जहां हैं वहां बर्नर में अंदर अंदर वाले पाइप में नहीं है, तो अंदर अंदर बाहर हवा नहीं जा सकती है। तो आप यहाँ पे एयर इन और एयर को अंदर जा अलाउ कर सकते हैं या रोक भी सकते हैं, ऐसा है। नीचे एक बेस लगा होता है, यहाँ पे गैस की पाइप जुड़ी होती है, इतना सफर। अच्छा, काम क्या आता है?
आपने एलपीजी गैस, जो रसोई गैस होती है वही गैस ले लीजिए आप। आपने गैस यहाँ पर ये इधर होना चाहिए, है ना? आप गैस यहाँ पे आपने अंदर छोड़ दी, गैस यहाँ आई, ठीक है। छोटा सा नोजल होता है, उससे गैस निकलती है। अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे कि हवा अंदर आ सके, तो हवा के साथ गैस मिलकर ऊपर आएगी और यहाँ पर आप जलाइए, बाकायदा जलेगी। और ये ब्लू कलर की ऐसी ब्लू कलर्ड फ्लेम, नीले रंग की ज्वाला दिखेगी, ठीक वैसे ही जैसे रसोई गैस में दिखती है। और वहां बहुत सारी ऐसे बर्नर्स लगे हुए हैं, तो आप मान लीजिए बहुत सारे बर्नर्स साथ साथ हैं, तो वो गोल एक बड़ी स्टाइलिश फ्लेम दिखती है आपको, है ना? यहाँ पर एक ही है तो आपको जरा सी दिखती है ऐसा, पर है बिल्कुल वही चीज। तो बंसन बर्नर वाले एक्सपेरिमेंट्स रसोई गैस में किए जा सकते हैं, बिल्कुल करे जा सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, एक और बता रहा हूं बात। अगर आप ये कॉलर घुमा देंगे, अच्छा, और नीचे यहाँ पे हवा का जाना बंद कर देंगे, तो ये जो ब्लू कलर्ड फ्लेम थी वो एकदम से बढ़ जाएगी और वो येलो कलर्ड हो जाएगी। अच्छा, ये रसोई गैस जैसी नहीं, अब ये मोमबत्ती जैसी येलो कलर्ड फ्लेम हो जाएगी। वो डिफरेंट फ्लेम है, वो हमारे काम नहीं आती। हम तो फिलहाल ये जो ब्लूइश फ्लेम है इसी को देखिए। इसका खुद का कोई बहुत भारी रंग नहीं होता, बहुत डल सा कलर होता है। तो अब आप, ये तो आपके पास बंसन बर्नर का वर्णन किया, उसकी फ्लेम का वर्णन किया, और कुछ ना समझ में आया आपको तो आप ऐसा देख लो, आपने रसोई गैस घर में देखी होगी, रसोई गैस एक बड़े किस्म का बंसन बर्नर है ऐसा। अच्छा, आप उसे जलाओ, हाँ जी, और उसमें बहुत घटिया काम कर रहा है तो ऊपर से छिड़क दो ऐसे ही, पर ऐसे बर्नर पे छिड़कना नहीं चाहिए, गंदी बात है ना। तो लोग क्या करते हैं, ये फ्लेम टेस्ट कैसे करते हैं बताता हूँ आपको, देखिए। आप एक प्लैटिनम वायर लीजिए, प्लैटिनम वायर, हाँ, मतलब अगर आप ढंग से फ्लेम टेस्ट करना चाहते हैं। प्लैटिनम क्यों लेते हैं? महंगा होता है बहुत। एक्चुअली प्लैटिनम एक ऐसा मेटल है जो बिल्कुल इनर्ट है। इनर्ट तो गोल्ड भी है, मानता हूं। अब गोल्ड सस्ता पड़ता है प्लैटिनम से, भले अदरवाइज महंगा लगे आपको, है ना? लेकिन प्लैटिनम मेल्ट नहीं करता और गर्म करने पर गोल्ड पिघल जाता है। तो प्लैटिनम वायर की खासियत यह है कि वो इनर्ट है, पिघलता भी नहीं है, और उसे खूब गर्म कर सकते हैं, खुद रिएक्ट नहीं करता। तो लोग कोई प्लैटिनम रॉड तो नहीं ले सकते, महंगी पड़ेगी, तो छोटा सा कांच की रॉड लेते हैं और उसमें छोटा सा प्लैटिनम वायर जोड़ देते हैं। अच्छा, इस प्लैटिनम वायर को आप, या इसका हल्का सा तो लूप बना लीजिए, या एक जो भी आपको सॉल्ट पे रखा है उस सॉल्ट में एक दो बूंद आप HCl डालें। कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सॉल्ट में आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl लैब में कर सकते हैं, मैं इस तरह से बता रहा हूं कि आप लैब में जाएंगे तो भी कर सकते हैं इसको, है ना? तो जो भी सॉल्ट टेस्टिंग के लिए दे रखा है उसको लीजिए, उसमें एक बूंद या दो बूंद जितना सॉल्ट है उसके हिसाब से कंसंट्रेटेड HCl मिलाइए, तो एक पेस्ट जैसा बना लीजिए। और अब ये जो प्लैटिनम वायर है, उस प्लैटिनम वायर को उसमें डुबोइए, निकाल लीजिए और आग में प्रवेश कराइए। अच्छा, और फिर क्या होगा? एकदम से जो पूरी फ्लेम है, अगर वो लाल रंग की हो जाए, लाल रंग, जी हाँ, तो इसका मतलब है वो लिथियम है। तो इतना सा काम करना है, एक वायर को सॉल्ट में डुबोकर खाली आग में रखना है, बस इतना सा काम पड़ा। बहुत सिंपल टेस्ट है। लाल रंग लिथियम, ल से लाल, ल से लिथियम। गोल्डन येलो सोडियम, लाइलैक पोटेशियम। रुबिडियम और सीजियम भी उसी के शेड्स होते हैं। सच तो है कि यहाँ पे वायलेट लाइलैक और यहाँ रेड वायलेट या ब्लू लिखा तो हुआ है। बहुत डिफरेंस, जब तक आपने बहुत ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट्स नहीं करे, उसका डिफरेंस आंख से बहुत अच्छा देखने में नहीं आता। वो लगभग ये ब्लू कलर जो मैंने लिखा है फ्लेम, ये इतनी सी वाली है, ये बंसन बर्नर की फ्लेम है ना, और ये तो टेस्ट अलग, ठीक है। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को कई जगह लोग लाइलैक में ही समेटते हैं। ध्यान से देखेंगे शेड्स अलग हैं। पोटेशियम मोर व्हाइटिश साइड पर रहता है, जैसे आप वायलेट कलर ले और खूब सारा व्हाइट कलर मिला दें, तो जो बनता है वो पोटेशियम का रंग है। थोड़ा कम व्हाइट मिलाएंगे, है ना, तो आप देखेंगे थोड़ा रेड रेड मिला देंगे तो रेड वायलेट या वायलेटिश ही, थोड़ा डार्कर शेड है तो मीडियम है, और सीजियम थोड़ा ब्लूइश साइड पे चला जाता है, बट दे आर क्लोज। ये फ्लेम टेस्ट्स हैं किसके? अल्कलीन किल्स के। बहुत मजे से ये टेस्टिंग 10 सेकंड में करी जा सकती है। आपका सॉल्ट है, एसिड मिलाया, कट फ्लेम में रखकर दिख गया। लोग बड़ा पसंद करते हैं कि फ्लेम टेस्ट करके अपन अंदाजा लगा लेंगे कौन सा अल्कलीन मेटल है। बिल्कुल, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, क्या करना होगा आपको? ये लर्न करने होंगे, ये याद करने होंगे। ठीक, एक चीज और, सबसे गर्म पोर्शन कौन सा होता है?
फ्लेम का। आप ये देखिए, ये फ्लेम है बंसन की। हाँ जी। तो इसी में ये जो मिडिल पोर्शन है, ये पोर्शन हॉट, जो ये फ्लेम ऐसे जा रही है, ऐसे। तो ये जो जहां पे सबसे फूल कर ये मोटी हो गई है, एक बार इनफैक्ट इसको ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा। लगभग आप मान के चलो ये वाला पोर्शन, ये 2/3, ये 1/3, ऊपर से 2/3, नीचे से 1/3, इतना यहां पे जो लोकेशन होती है, ये हॉटेस्ट जोन होता है किसका, बंसस बनने का। यहाँ पे जो दिखा रहे हैं लगभग 1500-1550 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऐसा होता है। एकदम एग्जैक्टली टेम्परेचर रटने की जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका। और इसमें भी यहाँ फिगर में तो ऐसे अंदर आता हुआ दिख रहा है, ये बहुत एक्यूरेट नहीं है। क्यों? इसमें एक्चुअली फ्लेम तो ऐसी सब तरफ से है, उसका जो आउटर कोर है, जो हवा को स्पर्श कर रहा है, अंदर एकदम अंदर घुस के नहीं, यहाँ यहाँ ये वाला जो जोन है, ये इसका हॉटेस्ट जोन होता है, बाहर वाला। इन पॉइंट्स पर अगर आप देखेंगे तो ये सबसे गर्म जोन है किसका, बंसन बर्नर का। और यहीं पर वायर को रखते हैं, उसी से फ्लेम टेस्ट आता है। ठीक, ऐसा है। और चलते चलते एक छोटा सा पॉइंट और, पोटेशियम और सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज होते हैं, रुबिडियम क्यों नहीं होता? हो सकता है, पर महंगा पड़ता है, लोग इसलिए नहीं लेते। आप अफोर्ड कर सकें, ले लीजिए। पोटेशियम और सीजियम सस्ते पड़ते हैं, तो इसलिए लोग लेते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? जी हाँ, ऐसा होता है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए। क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज? अल्कली मेटल्स बेइंतहा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, कटायन बना लेते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन देते हैं तो दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। दे आर मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम, सोडियम के पप्पा जी हैं पोटेशियम, दद्दा जी हैं रुबिडियम, और पर दद्दा जी हैं सीजियम। मतलब नीचे जाते होगे पागलों की तरह रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। लिथियम भी कोई मासूम नहीं है, बहुत रिएक्टिव है, और उसके भी पप्पा जी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम से एक खतरनाक थड़ पंगे लेने वाले, इलेक्ट्रॉन खिला खिला के लोगों को रिड्यूस करने वाले, खुद ऑक्सीडाइज होकर कंपाउंड बनाने वाले, ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है। हवा या पानी के साथ तो धमाके हो जाते हैं जी, क्या होता है, रिएक्ट कर जाती है। इस वजह से उन्हें केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। आजकल उनको वैक्स में लपेट कर भी रखने का रिवाज है। अच्छा, ये पुरानी सूचना है, केरोसिन ऑयल में डुबो डुबो के रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मार्केट में सोडियम लेने जाएंगे तो आपको मोस्टली क्या होगा, सोडियम जो मिलेगा उसके ऊपर वैक्स लपेटा होता है, पैराफिन यानी कि अल्केन्स में हायर अल्केन्स में लपेट देते हैं, ताकि वो हवा या पानी के कांटेक्ट में ना आए और उनमें आग वाग न लगे। ऐसा है, जी हाँ, ऐसा। अच्छी बात है। तो एयर के साथ क्या रिएक्शन होता है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको बड़ा याद रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद एयर। ठीक है। क्या करते हैं अल्कली मेटल्स? हवा के संपर्क में आते ही आप देखेंगे, वैसे तो सिल्वरी होते हैं, पर आप फ्रेश काटोगे सिल्वरी है, और 10-20 सेकंड रुक जाओ, हवा से रिएक्ट करके वो व्हाइटिश हो जाते हैं, उनकी चमक खत्म हो जाती है, रंग सफेद हो जाता है। दे टार्निश इन ड्राई। क्यों? ऑक्साइड्स इत्यादि बना लेते हैं। व्हाट इज इत्यादि? ऑक्साइड के अलावा भी कुछ बनता है। लिथियम बनाता है ऑक्साइड, सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम बनाते हैं सुपर, अच्छे वाले पर, सुपर ऑक्साइड। खानदान एक और रिएक्शन तीन। जी हाँ, खानदान एक और रिएक्शन तीन, अलग अलग 3 तरह के रिएक्शन है। लिथियम बनाएगा ऑक्साइड, सोडियम बनाएगा पर ऑक्साइड, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम बनाएंगे सुपर, अच्छे वाले पर वाला ऑक्साइड। ठीक है। ये बड़े काम की चीज है, ये आपको लर्न करनी है, ये जेई पूछ लेता है, उनको पसंद है। अच्छा, तो आप ये देखिए कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे जैसे कटायन का साइज बढ़ जाएगा, वो रिलेटिवली अनस्टेबल एनायन को भी अपने साथ जिंदा रहने देगा, स्टेबलाइज कर देगा। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम एक बहुत ही रेयर एनायन बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। सोडियम, जिसकी पोलराइजिंग पावर थोड़ी ज्यादा है, वो सुपर ऑक्साइड नहीं, पर ऑक्साइड तक आ जाता है,
और अगर लिथियम को देखें जिसकी पोलराइजिंग पावर और ज्यादा है, तो ना वो सुपर ऑक्साइड को जीने देगा ना परऑक्साइड को ऑक्साइड बनाकर दम लेता है। चलो ठीक है, पानी डाल दें में तो पानी भी डाल सकते हैं। अब आप देखिए ऑक्साइड में क्या होता है, -2 चार्ज, पानी डालेंगे तो क्या होगा, H+ ले लेगा, H+ ले लेगा, तो ऑक्साइड में H+ जोड़ेंगे तो बनेगा OH-, पानी में से H+ निकालेंगे तो बनेगा OH-, तो दोनों हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। जी हाँ, हाइड्रोक्साइड। परऑक्साइड में पानी डालेंगे तो क्या होगा, 2H+ नोच लेगा तो बनाएगा H2O2 प्लस 2 टाइम्स OH-। अच्छा ऐसे ही, हाँ, जैसे देखिए लिथियम ऑक्साइड प्लस पानी दे देगा LiOH। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ठीक, सेकंड में देखिए परऑक्साइड, परऑक्साइड प्लस पानी क्या करेगा, वो दे देगा H2O2 और OH-। जी हाँ, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड। आप पानी डालिए, क्या मिलेगा, 2 टाइम्स NaOH प्लस H2, 2 टाइम्स NaOH प्लस H2O2। अच्छा, अरे वाह, वाह वाह। और इसके अलावा कुछ है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, KOH प्लस पानी, सुपर ऑक्साइड, सॉरी KOH नहीं, KO2, सुपर ऑक्साइड में पानी डालेंगे तो KOH, अब ये HO2 जैसी गंदी चीज नहीं बनती, कोई अनस्टेबल होता है, अगर बन भी जाए तो टूट जाएगा HO प्लस O में। अच्छा, पर ना HO स्टेबल है ना O, तो जुड़ जाएंगे, HO और HO जुड़ गया तो 2 टाइम्स कर दीजिए, 2 टाइम्स यहाँ, 2 टाइम्स यहाँ, H2O2 और O2 ऐसे। अच्छा, हाइड्रोक्साइड, H2O2 और O2, हाँ। आप देखो हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा, सब में हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाँ मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद सुपर ऑक्साइड में H2O2 भी मिल गया, सॉरी परऑक्साइड, हाँ जी, और सुपर ऑक्साइड में एक्स्ट्रा में O2 भी आ गई। ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड, परऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही, साथ में H2O2 भी मिलेगा, और सुपर ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा, H2O2 भी मिलेगा, और एक्स्ट्रा में O2 भी मिल जाएगी जब आप इनमें पानी मिलाएंगे। तो दीज आर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये तो याद हो गए, एग्जैक्टली ऐसे ध्यान रखने हैं आपको। बात जो हमने बात कही आपने सुनी है तो बहुत इजीली आप दिमाग पे सेट कर सकते हैं, सेट करनी है, राइट राइट। चलिए, व्हाट अबाउट द रिएक्शन विद एयर, हवा से क्या रिएक्शन होगा। वेल आप देखेंगे लिथियम हवा से बहुत प्यार से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, लिथियम ऑक्सीजन से तो रिएक्ट करेगा ही सही, और बनाएगा Li2O। लिथियम नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करता है, अच्छा, और क्या बनाता है, वो बनाता है Li3N। लिथियम नाइट्राइड, जी हाँ, वो बनाता है लिथियम नाइट्राइड या Li3N। अच्छी बात है, ठीक है। लिथियम अकेला ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाता है, नहीं तो नाइट्रोजन किसी को घास नहीं डालती, बहुत इनर्ट होती है, लिथियम के साथ रिएक्ट करके वो लिथियम नाइट्राइड बना लेती है। ऐसे शानदार है, ये एक्सेप्शनल है, जी हाँ, ये ट्रूली एक्सेप्शनल है। और दूसरा कोई अल्कली मेटल, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट ऐसे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ लिथियम के सिवा लिथियम कर जाता है। बाकी हीट करने पे करते हैं, लेकिन बगैर हीट करे तो लिथियम करता है, ठीक है। तो जी ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देखा हमने, हाँ जी। पानी में फेंक दे क्या करेगा, पानी में फेंक दो क्या होगा, तबाह होगा, आग लग जाएगी, क्या बात करें, हाँ, सोडियम का टुकड़ा पानी में डालो और मजा ले लो। अब देखें धमाके होते हैं, आग लग जाती है, क्यों, अरे आग लगा देंगे हम और आप मिलकर, क्या देखते हैं आप, देखिए मेटल्स बहुत शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, हाँ जी, और ये इलेक्ट्रॉन जब पानी से टकराता है तो पानी को आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे,
एस एच प्लस और ओ एच माइनस। हाँ जी, H प्लस इलेक्ट्रॉन खा लेगा तो H बनाएगा, एच एच मिलकर H2 बनाएंगे, लो कर लो बात, तो हाइड्रोजन निकल जाती है और OH माइनस छूट जाता है। अच्छा ऐसे जी हाँ, ऐसे। अगर ये है तो आप देखें मेटल प्लस पानी दे देगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल प्लस पानी दे देगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ऐसे इन जनरल, यस इन जनरल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सब ये करेंगे। लिथियम को आप पानी में डालोगे करता हुआ तैरता रहेगा, हाइड्रोजन निकलती रहेगी और वेल आग लग सकती है। सोडियम कुछ देर तक रिएक्ट करेगा फिर धमाके के साथ आग लग जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो निकल रही है वो हवा में ऑक्सीजन पहले से ही है, हाइड्रोजन मिलती है, H2 और O2 मिलते हैं आपस में तो बनाते हैं एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर और रिएक्शन से हीट निकल रही होती है तो वो धमाके के साथ फूट जाती है और आग लग जाती है। सोडियम शानदार, पोटेशियम और भी शानदार, और रुबिडियम और सीजियम तो एकदम बर्तन बर्तन फोड़ के रिएक्ट कर सकते हैं धमाके एक्सप्लोजन के साथ, तो पागलों वाला रिएक्शन होता है इनके साथ। सारे के सारे एक से बढ़कर एक रिएक्टिव मेटल्स हैं, राइट। ये है रिएक्शन पानी के साथ। अच्छा रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ क्यों जाती है भाई? एक तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही, हाँ जी। दूसरे आप ये देखें मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो जैसे ही आपने मेटल को डाला पानी में, मेटल पानी से रिएक्ट करेगा, हीट निकलेगी, मेटल पिघल गया, मेटल जितनी जल्दी पिघल गया सरफेस पर उतनी जल्दी फैल गया, उतनी पागलों की तरह रिएक्शन चालू होगा और रिएक्शन काइनेटिकली और तेज और विगरस होता चला जाएगा। इसलिए इस तरह से आप देखेंगे पानी के साथ इसकी रिएक्टिविटी अच्छी हो जाती है और डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है। यस ठीक है, पानी के साथ तो रिएक्शन होता है, औरों के साथ ऐसा नहीं होता। मैंने क्या कहा था, मैं जो तरीका आपको बताया, जो ट्रिक बताई थी, पानी में से H प्लस निकाल लो, उस इलेक्ट्रॉन खिलाकर H बनाओ, H और H हाइड्रोजन बन गए, इस तरह से हाइड्रोजन निकल गई थी। हर वो चीज जो H प्लस दे सकती है हाइड्रोजन निकाल देगी अल्कली मेटल के साथ, जैसे अल्कोहल्स, ऑर्गेनिक में बड़ा यूज आता है। सोडियम बना देगा Na प्लस, ये बना देगा RO माइनस। अच्छा, और जो H था आप इसमें H प्लस, इसको ऐसे इमेजिन करो H प्लस और RO माइनस, H प्लस से निकल गई हाइड्रोजन और RONA ऐसे बन, एसिटिक एसिड या RCOOH है, सोडियम डाल दो क्या होगा RCOONA और वो हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा। HCl है, वो भी तो H प्लस दे सकता है शानदार वाला, तो NaCl और हाइड्रोजन। H2SO4 है तो M2SO4 प्लस हाइड्रोजन, जो भी H प्लस दे सकता है सब के सब हाइड्रोजन निकालेंगे सोडियम के साथ। इवन वन अल्काइंस RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस सोडियम देगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और हाइड्रोजन ये भी निकाल देगा। ऐसा है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेस्ट माना जाता है एसिडिक हाइड्रोजन का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि कोई चीज एसिडिक हाइड्रोजन रखेगी कब, अगर सोडियम डाल दो उस पर वो हाइड्रोजन लिबरेट कर दे तो हम कह देते हैं ये वाली हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। इनऑर्गेनिक में नहीं, ये टेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है ना। चलो, दो काम, हवा और पानी के साथ तो रिएक्शन कराया अल्कली मेटल्स का। अब पीरियोडिक टेबल में कोने से चलते हैं, क्या हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है इनका? हो जाता है। हाइड्रोजन हर एक को घास नहीं डालती, लेकिन ये बड़े रिएक्टिव हैं। लिथियम रिएक्ट कर जाता है, हाइड्रोजन से बनाता है LiH, ऐसे। हाँ, प्लीज नोट, हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम हो जाती है, तो लिथियम तो हाइड्रोजन से मजे से रिएक्ट कर जाता है। सोडियम बड़ा प्रेशर लगा के नखरे से रिएक्ट करता है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की हालत खराब है, वो ढंग से रिएक्ट नहीं करते हैं हाइड्रोजन से अनलेस उनपे काफी प्रेशर न लगाया जाए। मतलब इन जनरल उनके हाइड्राइड्स अनस्टेबल भी होते हैं, प्रेशर हटा लोगे तो वो टूट भी जाते हैं, मेटल और हाइड्रोजन वापस छूट जाते हैं। अच्छा ऐसा होता है जी। हाइड्राइड्स आयनिक है, इसमें कोई शक नहीं,
और हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी यहाँ पे घट जाती है। लिथियम और रो पीट के सोडियम हाइड्राइड बनाते हैं, नीचे वाले ढंग से नहीं बनाते। अच्छा, और अगर ये हाइड्राइड अगर बन गया और पानी में डाल दे तो डाल दो पानी में, आपके पास है LiH और आपने उसे HOH, HOH है H प्लस और OH माइनस, H माइनस और H प्लस को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? H2। तो लो कर लो बात, तो हाइड्रोजन निकल गई और लिथियम हाइड्रोक्साइड बच गया। हाँ जी, हाइड्रोजन निकल गई और लिथियम हाइड्रोक्साइड बच गया। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ये ऐसे ऐसे। हाइड्राइड्स शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। तो मेटल हाइड्राइड्स पानी से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं और खुद भी दूसरों को हाइड्राइड खिला खिलाकर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, बदमाश है जैसे। ठीक, हवा, पानी, हाइड्रोजन तक देख लिया। हेलोजेंस, हेलोजेंस भी रिएक्ट करते हैं। अल्कली मेटल महारिएक्टिव, हेलोजेंस महारिएक्टिव, महारिएक्टिव महारिएक्टिव, सुपर रिएक्टिव, दबाके दबाके दबाके, कोई कंट्रोल नहीं, आग विस्फोट, यही सब होता है इनके साथ। ऐसा है हाँ। सबसे लल्लू है लिथियम अल्कली मेटल्स में, और सबसे लल्लू है आयोडीन हैलोजेंस में, और ये भी पागलों की तरह रिएक्ट करके बनाते हैं LiI, लिथियम आयोड। और सबसे तगड़े अगर सीजियम और फ्लोरीन रिएक्ट कर दे, अरे तो क्या कहना है ना, मतलब फ्लोरीन तो खैर अच्छे अच्छों के धज्जियां उड़ा देती है, लेकिन इन जनरल मेटल प्लस हैलोजन रिएक्ट करते हैं और मेटल हैलाइड बनता है, मस्त आयनिक हैलाइड बनता है, कोई शक नहीं इसमें, और बहुत ही विग्रस रिएक्शन होते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आसान है, ठीक है, अच्छी बात है। एक और छोटी सी चीज है, क्या अगर पोटेशियम, वैसे रुबिडियम सीजियम भी साथ में है पर सिलेबस में नहीं आते तो वी डोंट केयर, पोटेशियम काम का हमारे, ये आयोडीन से रिएक्ट कर जाते हैं। I माइनस और I2 कैन गिव यू I3 माइनस इन सॉल्यूशन, और सॉलिड स्टेट में भी Ki और आयोडीन रिएक्ट करके बना सकते हैं KI3, ऑल्दो सॉलिड स्टेट में इतना स्टेबल तो नहीं होता, बन जाता है। पॉलीहैलाइड्स बना रहे हो, जी हाँ, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम अगर कटायंस हैं तो हैलोजन के साथ ये जुड़कर I माइनस या Br माइनस पॉलीहैलाइड्स बना सकते हैं। उसमें भी I3 माइनस ज्यादा इजी है, बाकी बड़े पॉलीहैलाइड्स थोड़े मुश्किल हैं, तो हो जाता है रिएक्शन, और ढंग से इस रिएक्शन को हम देखेंगे हैलोजेंस में। फिलहाल तो बस इतनी सूचना हो आपके पास कि हाँ ये एक वेरिएशन संभव है, ये एक रिएक्शन बड़ा यूजफुल है, इसको देख लीजिए, अच्छी बात। ये तो जनरल रिएक्टिविटी की बात है, अब एक दो छोटी छोटी कंसेप्चुअल बातें कर ले करो। सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है? लिथियम की, अल्कली मेटल्स में ऑफ कोर्स। तो अगर सॉल्ट्स देखेंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है? कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा लिथियम का है। तो लिथियम का इन जनरल लिथियम सॉल्ट्स सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के मुकाबले ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रखते हैं। अदरवाइज ठीक ठाक आयनिक ये भी होते हैं, पर और अल्कली मेटल के हैलाइड्स के मुकाबले या सॉल्ट्स के मुकाबले लिथियम सॉल्ट्स का कोवलेंट कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा होता है। स्पेशली अगर बड़ा है जैसे आयोडाइड, फेयांसूल से याद होंगे, छोटा लिथियम कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ाएगा, विशाल आयोडाइड उसमें भी कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाए, फाइन, बिग डील। एक चीज और है, जो आयनिक नेचर वाले आपके हैलाइड्स हैं, क्योंकि आयनिक नेचर अधिकांश का ही सही, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, हाँ जी, और अगर इनको एक्वा सॉल्यूशन में आप घोल लें, इतना गर्म करें कि ये पिघल जाए मोल्टन स्टेट में, फ्यूज्ड स्टेट में, एक्वा सॉल्यूशन के स्टेट में, ये सब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ये मजे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। यही नहीं, ये सारे के सारे पानी में घुल भी जाते हैं। ऑल ऑफ देम, ऑल दीज हैलाइड्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जितने भी हैं, सब के सब प्यार से पानी में घुल जाते हैं। वाटर इनसॉल्युबल, कोई भी इसमें ढंग से वाटर इनसॉल्युबल नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हैं कि लिथियम फ्लोराइड औरों से थोड़ा कम है, सीजियम आयोडाइड औरों से थोड़ा कम हो सकता है। कैसे? बड़ा कैटायन, बड़ा एनायन तो हाइड्रेशन एनर्जी कम, छोटा कैटायन, छोटा एनायन तो लैटिस एनर्जी ज्यादा है। और आप देखिए, थर्मोस्टेट याद करिए, अगर आपको जैसे लिथियम फ्लोराइड को पानी में घोलना है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपने इसको गैसियस कर लिया, तो इसमें लैटिस एनर्जी इज एब्सॉर्ब, और फिर क्या किया? फिर आपने इन्हें छपाक छपाक पानी में भेज दिया,
तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Li प्लस, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F माइनस, ये रिलीज हो रही है। ये लैटिस एनर्जी एब्सॉर्ब हुई और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो गई। तो अगर एब्सॉर्ब ज्यादा करनी पड़ रही है तो भी मुश्किल से टूटेगा और सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अगर रिलीज होने वाली एनर्जी, दिस इज रिलीज्ड, अगर रिलीज होने वाली एनर्जी कम है तो उतना मजा नहीं आएगा और तब भी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है इन जनरल। और हम कह रहे हैं कि लिथियम फ्लोराइड, छोटा कटायन, छोटा एनायन, इनकी माना कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है कि वो छोटे छोटे हैं, और इनकी लैटिस एनर्जी भी बहुत ज्यादा है और लैटिस मजबूत है तो टूटता ही नहीं इतने आराम से। इस वजह से लिथियम फ्लोराइड और दूसरे अल्कली मेटल हाइड जितना सॉल्युबल नहीं है। यहां पर उसका हाई लैटिस एनर्जी कारण है। और सीजियम आयोडाइड की अगर सॉल्युबिलिटी पुअर है तो पाप हम बढ़ देते हैं कि भाई लैटिस एनर्जी जो कम थी कोई बात नहीं, पर हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत कम थी, इसके चलते इसकी भी सॉल्युबिलिटी उतनी नहीं रह गई। एक बात बताओ, बात यह है कि इसका आंसर याद होता है, हमें पता है कि इनकी कम है, तो हम इस लॉजिक ये है, और ये एब्सोल्यूट लॉजिक नहीं है, आपको ये समझना होगा। लैटिस एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, हाइड्रोजन एनर्जी रिलीज हो रही है, इट्स अ बिग डील। लेकिन डाउन द ग्रुप चलने पे कौन बढ़ा कौन घटा इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। अब साइज बढ़ जाएगा तो लैटिस एनर्जी भी कम होगी और हाइड्रेशन भी कम हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी का क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो बस इतना आप समझ लीजिए कि किस तरह से लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का असर पड़ता है। इफ लैटिस एनर्जी इज मोर, solubility is less. If hydration energy is more, solubility is more. इस कॉन्सेप्ट को पकड़कर आप कोई भी आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इससे स्पष्ट सुन लीजिए, मतलब कोई प्रेडिक्शन नहीं होता। जिन लोगों को आंसर याद होता है वो इस लॉजिक को लगाकर इसकी लीपापोती करके ऐसा पाखंड करते हैं कि उन्होंने इसे प्रेडिक्ट कर लिया है, लेकिन सच तो यह है प्रेडिक्शन इससे कुछ भी नहीं। आपके दिमाग में कंफ्यूजन न रहे, इसलिए बहुत खुले और एक्यूरेट शब्दों में ये बात मैंने स्पष्ट आपको बता दी है। तो रटना पड़ेगा, किसी काम का नहीं है, ये बस कंसेप्ट काम का है। ये इसके आंसर वगैरह लोग रटते हैं, अलग अलग तरह के ट्रेंड रटते हैं। आज तक जेल में 50 साल में न कभी आए और न अगले 50 साल में कभी आएंगे। कंसेप्ट आ सकता है, लेकिन मुफ्त का रट्टा जेल को पसंद भी नहीं आता, यूजलेस है। काम की बात करें, चलिए एक और चीज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर आप देखें तो फ्लोराइड्स की हमेशा ज्यादा एक्सोथर्मिक है, क्लोराइड्स की कम, ब्रोमाइड्स की कम और आयोडाइड्स की और कम हो जाए। क्यों? बड़ा एनायन है तो लैटिस एनर्जी कम हो जाती है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कम हो जाती है। ये भी एक पीरियोडिक ट्रेंड है, तो ध्यान रह जाए तो कोई बुराई नहीं। ठीक है, चलो इतना बोल रहे हो तो और कुछ बोल लो। कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर फ्लोराइड्स में ज्यादा कम होगा, और क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जैसे साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है। एंड फाइनली दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स। कौन सी? ये सारे के सारे हैं शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट्स। अच्छा, कैसे? खुद मजे से इलेक्ट्रॉन देते हैं, खुद खुशी खुशी होते हैं ऑक्सीडाइज, दूसरों को कर देते हैं रिड्यूस। और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम। लिथियम इज द बेस्ट एंड सोडियम इज द पुअरेस्ट इन ग्रुप 1A। अल्कली मेटल्स में यह है, सोडियम पुअरेस्ट है। ये वैसे ही है कि अगर वर्ल्ड के टॉप 10 बिलियनियर्स देखेंगे तो उसमें आपको 10th वाला पुअरेस्ट है, और टॉप 10 में तो है यार, है ना? तो वैसे ही सोडियम खानदान में पुअरेस्ट हो सकता है, पर और किसी भी बचे हुए P ब्लॉक, B ब्लॉक, F ब्लॉक से ज्यादा ताकतवर होता है सोडियम। इसको लल्लू मत मान लीजिएगा, ये सब के सब अत्यंत शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आज बहुत सारी बातें करी हमने, बहुत सारी थ्योरी बताई है आपको, क्वेश्चंस तो नहीं करे हैं, लेकिन अगली बार क्वेश्चंस भी ज्यादा करेंगे और कई सारी सूचनाओं के साथ हाजिर होंगे। आज की मुलाकात लेकिन हमको रोकनी होगी, बस इतनी ही। फिर अगली बार इस ब्लॉक में मिलेंगे और पढ़ेंगे और बातें करेंगे। आज बस इतनी ही। नमस्कार।